दिस इज़ रिंकी गुप्ता। आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ क्या है, इसको अपन किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए काम में लेते हैं। अब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन 4 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। एक तो अपन पढ़ते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक पढ़ते हैं UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरी पढ़ते हैं अपन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक होती है अपनी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये चारों किस को डिसाइड करने में काम में आती है कि अपना जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिटरमाइन करने के काम में ये चारों स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। अपन आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, ये जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसमें NMR की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये जो न्यूक्लियर होता है इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियस से रिलेटेड है। और मैग्नेटिक में क्या पढ़ेंगे अपन? देखेंगे कि यहाँ पे 2 तरह का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। एक होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। 2 तरह का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होता है। और रेजोनेंस से मतलब होता है यहाँ पे ट्रांजिशन से। किससे मतलब होता है? ट्रांजिशन से। अब अपन कह रहे हैं कि जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये किस काम में आती है? ये डिसाइड करती है कि अपना जो मॉलिक्यूल है उसमें जो CH फ्रेमवर्क है उसको आइडेंटिफाई करने में काम में आती है क्या? अपनी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अपन बात कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियाई होते हैं, मैनी एटॉमिक न्यूक्लियाई हैव अ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? स्पिन प्रॉपर्टी, स्पिन। जो न्यूक्लियाई है वो दो टाइप के होते हैं। ये जो न्यूक्लियाई हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है अपना मैग्नेटिक न्यूक्लियाई और दूसरे टाइप के होते हैं नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। मैग्नेटिक न्यूक्लियाई क्या होते हैं? अ न्यूक्लियाई विच हैव अ नॉन जीरो स्पिन नंबर। मतलब इनके लिए स्पिन नंबर क्या होता है? नॉन जीरो। जबकि जो नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए स्पिन नंबर क्या होता है? स्पिन नंबर होता है इनके लिए 0 और इनके लिए स्पिन नंबर क्या होता है? नॉन जीरो। ये जो न्यूक्लियाई होते हैं इनके लिए इनका जो स्पिन होता है, इसको अपन डिनोट करने के लिए क्या लेते हैं काम में? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होते हैं इनके लिए I जो कि क्या है? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 नहीं होती है। जबकि इनके लिए न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 0। ये जो न्यूक्लियाई होते हैं मैग्नेटिक न्यूक्लियाई ये बिहेव करते हैं एज अ स्मॉल मैग्नेट। ये कैसे बिहेव करते हैं? एज अ स्मॉल मैग्नेट। इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। बिहेव एज अ स्मॉल मैग्नेट, इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। अपन देख लेते हैं कि जो नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई का एग्जाम्पल है अपना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 और इधर ये 16। ऐसे कार्बन 6 12, सिलिकॉन 14 28। ये किसके एग्जाम्पल है? नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई के। मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की अगर बात करें अपन तो H1 ड्यूटेरियम 1 2, कार्बन 6 13। ये क्या होते हैं? अपने मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। और भी बहुत सारे होते हैं ऐसे ही। ये क्या होते हैं? मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होते हैं इनको भी अपन इनकी जो I की वैल्यू होती है उनके बेसिस पे इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होते हैं उनको भी इनकी I की वैल्यू के बेसिस पे 2 भागों में डिवाइड करते हैं अपन। पहला होता है अपना जिनके लिए I की वैल्यू क्या होती है? हाफ इंटीग्रल। जिनके लिए I की वैल्यू क्या होती है? हाफ इंटीग्रल का मतलब इनके लिए वैल्यू या तो 1/2 होगी, 3/2 होगी, 5/2 होगी, ऐसे ही हाफ इंटीग्रल में होगी। जबकि दूसरे वाले होते हैं जिनके लिए I की वैल्यू कैसी होती है? फुल इंटीग्रल होती है। फुल इंटीग्रल का मतलब क्या हो जाएगा? या तो 1 2 3 इस टाइप की होती है उनकी वैल्यू। तो ये जो हाफ इंटीग्रल है इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं 1H1। इसका एग्जाम्पल होता है 1H1। इसके लिए I की वैल्यू कितनी होती है? 1/2।
अभी जो अपन को पता कैसे लगेगा कि ये हाफ इंटीग्रल वैल्यू है इसकी या फिर इंटीग्रल वैल्यू है, इसके लिए यहाँ अपन क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हाफ इंटीग्रल जब होगा जब अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, इवन हो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो ऑड। जबकि अगर इंटीग्रल की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी ऑड होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ऑड होते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है ड्यूटेरियम वाला, इसका एग्जाम्पल होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन 714, जिसके लिए भी आई की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसके लिए भी आई की वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालने वो अपन देख लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं अपन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है उसमें से माइनस करना है अपन को एटॉमिक नंबर को, माइनस किसको करना है, एटॉमिक नंबर को। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे ड्यूटेरियम के केस में बात कर लेती हूँ तो ड्यूटेरियम के केस में देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 1, एटॉमिक नंबर 1 है इसका। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे अपन, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 2 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो अपन देख रहे हैं कि प्रोटॉन भी ऑड है न्यूट्रॉन भी ऑड है, मतलब इसके लिए हाफ इंटीग्रल, इसके लिए स्पिन क्या होगी इंटीग्रल, और आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, जस्टिफाई हो रहा है। दूसरा अपन बात कर लेते हैं ऐसे ही नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 7, तो ये क्या है ऑड, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 14 - 7 करोगे तो 7 आएगा, दोनों क्या है ऑड, तो इसके लिए भी आई की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, इतनी बात अपन को समझ में आ गई। अगर अपन बात कर लेते हैं प्रोटॉन की 1H1 की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 0। मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स तो क्या है इवन में है और प्रोटॉन्स क्या है ऑड में है, तो इसी वजह से इसके लिए स्पिन कैसी होती है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि जो नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होते हैं इनके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का क्या है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं इवन, और प्रोटॉन्स जो है वो भी इवन होते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ऑक्सीजन वाला, ये 8 और ये 16, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 16 - 8 करोगे तो क्या हो जाएगा 8, तो दोनों क्या आ गए इवन, इसीलिए ये क्या होता है नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। अब एक बात और आती है कि जो नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होते हैं इनका एटॉमिक मास 4 से डिविजिबल होता है, इनका जो एटॉमिक मास होता है नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई का वो 4 से डिविजिबल होता है, 4 से डिविजिबल होता है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास होता है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है। अब यहाँ पे अपन कॉमन बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की, उसमें हाफ इंटीग्रल वाले भी आते हैं और इंटीग्रल वाले भी आते हैं, तो इनका एटॉमिक मास जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मान लो बोरोन का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ये बोरोन, ये 5 और 11, तो ये जो होता है इसका एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे 11। अब मैं अगर इसको 4 से डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या आएगा अपना पॉइंट्स में, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, तो इसी वजह से ये क्या होता है मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। लेकिन अगर अपन नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेती हूँ सिलिकॉन की, ये सिलिकॉन, ये 14 और ये 28, इसका एटॉमिक मास कितना है 28। अगर इसको अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, तो इसीलिए ये क्या है अपना नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 2 टाइप के न्यूक्लियाई मिल गए, तो इसीलिए क्या होता है कि सारे के सारे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो NMR एक्टिव नहीं होते हैं। ये वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, ये क्या होते हैं NMR इनएक्टिव, ये क्या होते हैं NMR इनएक्टिव, और ये जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होते हैं केवल ये ही NMR एक्टिव होते हैं। तो आपको याद रखना है कि सारे के सारे न्यूक्लियाई NMR एक्टिव नहीं होते हैं, सारे के सारे जो न्यूक्लियाई है वो NMR एक्टिव नहीं होते, सिर्फ मैग्नेटिक न्यूक्लियाई NMR एक्टिव होते हैं। ऐसा न्यूक्लियस जिसके लिए I डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, उसमें नंबर ऑफ अलाउड स्पिन स्टेट्स कैसी होती है क्वांटाइज्ड होती है, और इसको अपन किससे डिसाइड करते हैं न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर से, कि वहाँ पे कितनी स्पिन स्टेट्स होंगी। और न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है I क्या होता है फिजिकल कांस्टेंट होता है जो कि डिफरेंट होता है ईच न्यूक्लियाई के लिए, लेकिन ये होता क्या है ये फिक्स।
अब ईच न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट होता है, इसका मतलब प्रोटॉन के लिए वैल्यू अलग होगी, ड्यूटेरियम के लिए अलग होगी, कार्बन के लिए अलग होगी, लेकिन बात यह है कि फिक्स वैल्यू होती है। अगर अपन प्रोटॉन की बात करेंगे तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, हाफ, हमेशा हाफ होगी। ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो उसके लिए हमेशा क्या होगी, वैल्यू 1। स्पिन स्टेट्स जो है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2i+1 से निकालते हैं कि इसमें नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स कितनी होंगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रोटॉन के लिए कितनी पुट कर देंगे अपन, हाफ। तो 2 × हाफ प्लस 1 करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 करोगे 2 आ जाएगा। अब अपन ये देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स है इनकी वैल्यू क्या होती है। इनको प्लस आई से लेकर के माइनस आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हाफ। तो अपन ने आई की जगह रखा हाफ, इधर आई की जगह रखा हाफ, प्लस अब अपन को इसके क्या करना है, प्लस साइन लगाना है और इसके आगे लगाना है माइनस साइन। मतलब एक वैल्यू तो प्लस हाफ है, एक वैल्यू माइनस हाफ है और उसके बीच में वैल्यू होगी कुछ। अब अपन को ये कुछ जो है ये कैसे निकालनी है, देखो अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू जो है वो कैसी है, हाफ इंटीजर में है, वैल्यू कैसी है अपनी, हाफ इंटीजर में। तो आपको क्या करना है कि जो प्लस आई है उसको लिखना है, जो माइनस आई है उसको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, प्लस आई कितना है 1/2 और माइनस आई कितना है माइनस का 1/2। अब इसके बीच में आपको क्या करना है, एक एक कम कर दो आप, ठीक है, एक एक कम कर दो। तो प्लस हाफ में से अगर एक कम करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। देखो प्लस हाफ है, इसमें से अगर आप एक कम कर दोगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 1 -2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। मतलब ये क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। मतलब इनके बीच में कुछ भी नहीं है, दो ही वैल्यू होंगी अपनी यहाँ पे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब मान लो अगर 3/2 है आई की वैल्यू, अगर 3/2 है तो 2i + आई की वैल्यू है अपनी 3/2। तो 2i + 1 की वैल्यू क्या आएगी अपनी, 2 × 3/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4। मतलब यहाँ पे 4 स्पिन स्टेट्स इसके लिए होंगी। अब अपन उन स्पिन स्टेट्स की क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, वही अपन को क्या करना है, प्लस आई से लेकर के माइनस आई। तो मैंने क्या किया यहाँ पे प्लस आई क्या रखूंगी मैं, प्लस का 3/2 और माइनस आई क्या रखूंगी, माइनस का 3/2। तो अब अपन को इसके बीच की वैल्यू निकालनी है। अब इसके बीच की वैल्यू कैसे निकालूंगी मैं, कि प्लस 3/2 जो है उसमें से एक कम कर दूंगी, प्लस का 3/2 जो है उसमें से एक कम कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा वो, प्लस का 3/2 है, उसमें से आप क्या करोगे, माइनस का 1 करोगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 एलसीएम लोगे आप, 3 माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, 1/2 में से क्या करोगे, -1, मतलब जो वैल्यू आती जाएगी उसमें से आप क्या करते जाओगे, आप माइनस का 1। तो अब 1/2 में से क्या करोगे आप, माइनस का 1। तो 1/2 -1 करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, अभी देखा है अपन ने। तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2। अब माइनस का 1/2 जो है इसमें से -1 करोगे आप, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, इसमें से -1 करोगे तो कितना आएगा 2। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अपन, -1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 3/2। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 3/2, जो कि ऑलरेडी है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 वैल्यू अपन की स्पिन स्टेट्स की निकल के आती है। अब अपन देख लेते हैं कि ये कैसे इनकी स्पिन स्टेट्स होती है क्वांटाइज्ड। तो देखो ये 4 स्पिन स्टेट्स इस तरीके से होती है। तो ये जो स्पिन स्टेट है इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस का 3/2, इसकी होती है प्लस 1/2, इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1/2 और इसकी वैल्यू होती है माइनस का 3/2। इस तरीके से ये अरेंज रहती है। अब अपन कह रहे हैं कि ये जो स्पिन स्टेट्स है वो स्प्लिट कब होती है, जब अपन कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जब अपन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है 0, तो ये चारों स्पिन स्टेट्स यहाँ पे लाई करेंगी, ये चारों स्पिन स्टेट्स यहाँ पे लाई करेंगी। तो ये क्या होंगी, चारों स्पिन स्टेट्स डीजनरेट होंगी। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अपन अप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगी, चारों स्पिन स्टेट क्वांटाइज्ड हो जाएंगी। यहाँ पे ऐसा ही है कि यहाँ पे अपन जब प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन के केस में 2 स्पिन स्टेट्स होती हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अपना 0 होगा तो यहाँ पे दोनों स्पिन स्टेट्स होगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये 2 स्पिन स्टेट्स में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ में। तो ये अपन ने बात कर ली किसकी, स्पिन स्टेट्स की। अपन एक फुल इंटीजर वाले का और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो आई की वैल्यू क्या हो 1, आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो 2i + 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2i + 1 कितना आएगा अपना, 2 × 1 + 1 3। तो अब इस केस में क्या होगी, स्पिन स्टेट किस तरीके से होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे अपन तब तो ये तीनों स्पिन स्टेट यहाँ पे होगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे
तो ये स्पिन स्टेट्स क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, ये 3 स्पिन स्टेट यहाँ पे बन जाएगी। तो ये जो इसके केस में जो बीच वाली होती है ना, वो उसकी एनर्जी इसी के बराबर होती है, मतलब इसी के बराबर इसकी एनर्जी होती है। तो यहाँ पे अब अपन को ये निकालना है कि ये 3 जो है इनकी वैल्यू क्या क्या होगी। तो अपन को पता है कि क्या करना है, अपन को तो प्लस आई से कहाँ तक जाना है, माइनस आई तक जाना है। तो अब यहाँ पे प्लस आई की जगह तो मैं क्या रखूंगी, +1, और माइनस आई की जगह क्या रखूंगी, -1। अब इन दोनों के बीच में क्या वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आनी है इनके बीच में, मतलब टोटल 3 वैल्यू होनी है ये। तो +1 है, अब मैंने बोला कि -1 करते जाओ आप। तो +1 में से अगर आप -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, और 0 में से -1 करोगे तो -1, मतलब इतनी ही वैल्यू इसके लिए होंगी। तो अब ये जो नीचे नीचे जा रहा है ना, तो उसकी वैल्यू होगी +1, इसकी वैल्यू होगी 0, और इसकी वैल्यू होगी -1। इस तरीके से ये 3 स्पिन स्टेट हमें मिलती है। तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन ने जो स्पिन स्टेट्स बनाई हैं अभी, वो मतलब कैसे, किस तरीके से उनमें पॉपुलेशन क्या होती है, वो चीज़ देख लेते हैं अपन। तो जब यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, अपन क्या कह रहे हैं कि जब किसी भी प्रकार का अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, तो मैंने क्या लिख लिया, V नोट बराबर 0। V नोट से मैं क्या डिनोट कर रही हूँ, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। B नोट क्या है अपना, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो जो न्यूक्लियाई है वो कैसे है, रैंडमली अरेंज्ड है। रैंडमली क्या है, वो अरेंज्ड है, ऐसे कैसे भी वो अरेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, वो क्या है, रैंडमली ओरिएंट है। न्यूक्लियाई जो है वो रैंडमली ओरिएंट है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपन ने अप्लाई कर दिया, तो B नोट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। तो जैसे ही हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो न्यूक्लियाई है वो क्या है, 2 स्पिन स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएगा। अभी अपन यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, प्रोटोन। तो प्रोटोन के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो वो 2 स्पिन स्टेट्स में स्प्लिट होगा, इसीलिए अपन ने इसको क्या कर दिया, 2 स्पिन स्टेट्स में स्प्लिट कर दिया। और ये क्या है, अपनी एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी। तो जैसे ही अपन ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियाई तो क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होते हैं या फिर ओरिएंट होते हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इससे कम। लेकिन ऐसे न्यूक्लियाई जो मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई। तो जो न्यूक्लियाई लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे, वो कैसे अरेंज है, अपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेकिन जो न्यूक्लियाई हायर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है, वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन है। देखो इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसीलिए इनकी क्या एनर्जी क्या हो गई, हाई। तो ये क्या है अपनी, इसको बोलते हैं अपन अल्फा स्पिन स्टेट, इसको क्या बोलते हैं अपन, अल्फा स्पिन स्टेट, और इसको बोलते हैं अपन बीटा स्पिन स्टेट। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ऐसे न्यूक्लियाई जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं, वो तो उनकी एनर्जी तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अल्फा स्पिन स्टेट कहते हैं उसको। और ऐसे न्यूक्लियाई जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं या फिर अरेंज होते हैं, वो उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई, और वो बीटा स्पिन स्टेट बनाते हैं। अब अपन कह रहे हैं कि इनकी जो एनर्जी हाई है, वो क्यों हो रही है, इनकी एनर्जी हाई, वो हाई इसलिए हो रही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, और ये जो न्यूक्लियाई है वो उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी न्यूक्लियाई इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर अपने आप को ओरिएंट कर रहा है, तो उसके लिए अपन को क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू जो न्यूक्लियाई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहे हैं। मतलब इनके लिए हमको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी एज कंपेयर टू दिस, इसीलिए इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात अगर कर लें, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अल्फा स्पिन स्टेट में ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बीटा स्पिन स्टेट। मतलब अगर पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, किसकी, पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे ज़्यादा होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, कम, यहाँ पे लेस होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, मोर। लेकिन ये जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होता, इतना ज़्यादा भी पॉपुलेशन डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है। इतना सा डिफरेंस होता है कि मान लो अपने पास में 1 मिलियन मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मिलियन मॉलिक्यूल है, तो बस इतना सा फर्क होगा कि 20 मॉलिक्यूल यहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो ये जो दोनों स्पिन स्टेट्स होती है, अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट्स होती हैं, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, ये जो एनर्जी गैप होता है, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ई से।
इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, डेल्टा ई से। तो ये डेल्टा ई जो है अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट के बीच में, वो किस पे डिपेंड करता है कि अपन ने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर मान लो अपन ने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा, अपन ने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर डेल्टा ई जो है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। डेल्टा ई क्या है, अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस, तो वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये तो बात कर ली अपन ने नॉर्मल एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब अपन बात करेंगे कि प्रिंसिपल क्या है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। प्रिंसिपल क्या है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो प्रिंसिपल जो है उसमें अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस टाइप की रेडिएशन अपन काम में लेते हैं। तो किस टाइप की रेडिएशन अपन काम में लेते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को यहाँ पे काम में लेते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को यहाँ पे अपन काम में लेते हैं। जो अपनी ईएमआर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनमें से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो होती है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की जो रेडिएशन होती है उनको अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होता है इनको यहाँ पे पल्स फॉर्म में क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। कंटिन्यूस वे में नहीं करते, पल्स फॉर्म में करते हैं। पल्स फॉर्म में कैसे करते हैं कि यहाँ पे रेडिएशंस को सप्लाई किया, फिर बीच में रोक दिया, फिर रेडिएशंस को सप्लाई किया, फिर रोक दिया, फिर रेडिएशंस को सप्लाई किया, फिर रोक दिया। इस तरीके से यहाँ पे करते हैं पल्स फॉर्म में रेडिएशंस को सप्लाई। कंटिन्यूस वे में नहीं करते कि बस रेडिएशंस को यूं सप्लाई करते गए, ऐसा नहीं करते, पल्स वे में करते हैं। मान लो अपने पास में कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस पर अपन ने क्या किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को डाला। तो जैसे ही उस मॉलिक्यूल पर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को डाला जाएगा तो उस मॉलिक्यूल की जो अल्फा स्पिन स्टेट है उसमें जो न्यूक्लियाई होंगी वो क्या कर जाएंगे, फ्लिप कर जाएंगे, कहाँ पे, बीटा स्पिन स्टेट में। मतलब यहाँ से जो न्यूक्लियाई वो जंप करेंगे, कहाँ पे चले जाएंगे, बीटा स्पिन स्टेट में। इसे क्या बोलते हैं अपन, फ्लिपिंग द स्पिन। इसे क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग। तो जब ये फ्लिपिंग करता है तो ये क्या करता है, सिग्नल को जनरेट करता है। ये क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है। और ये जो सिग्नल जनरेट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी गैप के बीच में। मतलब अपन ने अभी तक यहाँ पे क्या पढ़ा प्रिंसिपल में कि जब किसी मॉलिक्यूल पर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को सप्लाई किया जाता है तो उस मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में जंप कर जाते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग बोलते हैं। तो जब कोई न्यूक्लियाई इस तरीके से फ्लिप करता है तो वो क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है। इस सिग्नल को डिटेक्ट किया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। इस सिग्नल को एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है और ये जो हमें जो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट करता है वही हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा की फॉर्म में। तो ये जो स्पेक्ट्रा है यहाँ पे, ये किस किस के बीच में होता है, ये स्पेक्ट्रा होता है किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में और इंटेंसिटी के बीच में। यहाँ पे तो क्या होती है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ पे होती है इंटेंसिटी। यहाँ पे क्या होती है, इंटेंसिटी। तो ये होती है अपनी इंटेंसिटी और यहाँ पे होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इस और यहाँ पे इंक्रीज होती है, इस डायरेक्शन में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। यहाँ पे रेजोनेंस से मतलब क्या है, रेजोनेंस से मतलब वो वाला रेजोनेंस नहीं है जो अपन बेंजीन रिंग पे पढ़ते हैं या फिर किसी कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, वो मतलब नहीं यहाँ पे रेजोनेंस से। रेजोनेंस से मतलब यहाँ पे क्या है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन ये जंप कर रहा है ना, अल्फा से बीटा में, बीटा से अल्फा में, ये जो जंप कर रहा है बार बार में बैक एंड फोर्थ, तो इस टाइप का जो जंपिंग न्यूक्लियाई की, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला है, रेजोनेंस। यहाँ पे जो डेल्टा ई होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। और यहाँ पे ये जो न्यू होता है ये क्या है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और ये बराबर में होता है एच गामा बी नोट अपॉन 2 पाई। यहाँ पे एच क्या है, अपना प्लैंक कांस्टेंट। एच है प्लैंक कांस्टेंट, गामा है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, बी नोट है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और पाई क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है यहाँ पे, टेस्ला।
गामा जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जो फिक्स होती है एक न्यूक्लियाई के लिए। जैसे प्रोटोन न्यूक्लियाई के लिए फिक्स होती है गामा की वैल्यू, कार्बन न्यूक्लियाई के लिए कुछ और होती है, फ्लोरीन न्यूक्लियाई के लिए कुछ और होती है, फॉस्फोरस के लिए कुछ और होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। इस इक्वेशन से क्या है, ये वाले एच से ये वाला एच कैंसिल हो जाएगा और न्यू की वैल्यू क्या निकल के आती है, गामा बी नोट अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है इस इक्वेशन से अपन को कि जो न्यू की वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बी नोट के। मतलब जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, मैग्नेटिक फील्ड के। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पेक्ट्रोमीटर है वो एक पावरफुल मैग्नेट है तो इट मस्ट हैव अ हायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर मान लो कोई अपना स्पेक्ट्रोमीटर है, उसमें एक मैग्नेट लगा हुआ है जिस मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, पावरफुल मैग्नेट लगा हुआ है, तो फिर वो जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए। वो जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। अब अपन बात कर लेते हैं कि अपनी लैब में कितनी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वाले स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। तो वो 300 से लेकर के 1000 मेगाहर्ट्ज 300 से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो मिलते हैं अपनी लैब्स में। तो अगर मान लो कि अपन चाहते हैं कि अपन का जो एनएमआर स्पेक्ट्रम मिला है उसमें रिजोल्यूशन बढ़े, मतलब अपन को अच्छे से सिग्नल्स दिखाई दे, तो अपन क्या करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी अपन ऑपरेट कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर देंगे। और अब अपन को पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी को अपन इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बस यही है कि अगर अपन रिजोल्यूशन चाहते हैं तो अपन को इन दोनों में भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम increases एज फ्रीक्वेंसी जो है किसकी फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी किसकी है, इंस्ट्रूमेंट की। एज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इंक्रीजेज। तो जैसे ही मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ती है और जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है, वैसे क्या हो जाएगा, रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा एनएमआर स्पेक्ट्रा का। अपना अगला टॉपिक है न्यूक्लियर शील्डिंग और डी शील्डिंग। न्यूक्लियर शील्डिंग और डी शील्डिंग में यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन ने पढ़ा था एनएमआर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि किसी भी न्यूक्लियाई के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस किया जा रहा है। अब मान लो कि अपन ये बोल दे कि एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स है, तो अगर यहाँ पे ये केस मान ले कि सारे के सारे प्रोटॉन्स जो है वो सेम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर सारे के सारे प्रोटॉन्स सेम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे तो यहाँ पे एक सिग्नल हमें मिलेगा। तो यहाँ पे एक सिग्नल मिलेगा। तो अब अपन एनएमआर स्पेक्ट्रा जब करवाएंगे तो हर मॉलिक्यूल के लिए हमें केवल एक सिग्नल मिलेगा। ये एक सिग्नल हमें क्या बताएगा कि हाँ इस मॉलिक्यूल में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो अब ये तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम एनएमआर स्पेक्ट्रा में क्या चाहते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स के लिए हमें क्या मिले, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल। तो यहाँ पे होता क्या है एनएमआर स्पेक्ट्रा में कि हर हाइड्रोजन जो है, हर प्रोटॉन जो है वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। अब यहाँ पे अपन ये कह दे रहे हैं कि एक न्यूक्लियस जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। अब मान लो कि ये कोई क्या है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके चारों ओर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके चारों ओर, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कुछ भी बोल दो। और ये क्या है अपना न्यूक्लियस, ये है अपना न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अब मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड अपन इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, अपन बड़ा सा बना देते हैं कि ये इस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इस मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अब इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंगे, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेंगे। तो ये कैसे इंड्यूस करना स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। तो ये ऐसे इंड्यूस होगा तो यहाँ से इस तरीके से निकलेगा, ऐसे इधर की साइड अगर इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन अगर अपन बनाए तो इस टाइप से हो जाएगी।
तो अपन को यहाँ पे देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो ये है, और ये जो इंड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उसकी डायरेक्शन क्या है, इसके ऑपोजिट, मतलब ये डायरेक्शन है यहाँ पे इसके ऑपोजिट। तो अपन को यहाँ पे क्या पता लगेगा कि जितना अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं पूरा का पूरा न्यूक्लियस के द्वारा एक्सपीरियंस या फिर न्यूक्लियस के द्वारा सेंस नहीं किया जा रहा है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड को कौन अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के द्वारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको अपन लिख देते हैं बी इफेक्टिव। यहाँ पे बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बी नोट माइनस बी लोकल। अब ये बी लोकल क्या है, बी लोकल वो है जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ये बी नोट क्या है अपना, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जितना हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस। अब ये बी इफेक्टिव क्या है, बी इफेक्टिव वो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है जो किसके द्वारा फेस की जा रही है, न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस इसको सेंस कर रहा है, ये वो बी इफेक्टिव है। मतलब बी इफेक्टिव क्या हुआ कि जितना मैग्नेटिक फील्ड एक न्यूक्लियस के द्वारा सेंस किया जा रहा है, न्यूक्लियस के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है, वो क्या है अपना बी इफेक्टिव। तो बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, the amount of magnetic field that nuclei actually sense through the surrounding electrons, through the surrounding electrons। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपना बी इफेक्टिव। तो बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बी नोट माइनस का बी लोकल। अब अपन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ज़्यादा है, मतलब एक जो न्यूक्लियस है अपना उसके चारों तरफ बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब जैसे ही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा तो बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम। अपन क्या कह रहे हैं कि अपन ने बी नोट तो कर दिया फिक्स, बी नोट तो क्या कर दिया अपन ने, फिक्स। अब अपन के पास में दो केस है कि एक न्यूक्लियाई है, उसके पास में मान लो इसके पास में तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इतनी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और एक दूसरा न्यूक्लियाई है जिसकी तरफ इतनी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, अब अपन जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो तो क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। मान लो इस पर भी अपन 2.3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और इस पर भी मान लो 2.3 टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे कम है, तो ये इनके द्वारा जो बी लोकल इंड्यूस किया जाएगा वो क्या होगा, लेस होगा। जबकि इनके द्वारा जो बी लोकल इंड्यूस किया जाएगा वो क्या होगा, हाई होगा या फिर मोर होगा। तो अब अपन को पता है कि बी इफेक्टिव क्या होता है बी नोट माइनस का बी लोकल। अब बी नोट तो सेम है, तो जैसे जैसे बी लोकल का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो बी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इफेक्टिव हो जाएगा कम, और यहाँ पे बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो अपन क्या कह रहे हैं कि बी नोट अगर फिक्स है तो अगर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो उनके द्वारा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, कम, और बी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी हाई। लेकिन अगर एक न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, तो बी लोकल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई, और जिससे क्या होगा कि बी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे क्या है कि अपन को पता चल गया कि बी इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। बी इफेक्टिव की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो अब न्यूक्लियस को अगर रेजोनेंस में आना है तो उसको अपन को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस में आने के लिए अपन को हाई फ्रीक्वेंसी की नीड होगी। किसकी नीड होगी, हाई फ्रीक्वेंसी की नीड होगी। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, और यहाँ पे न्यूक्लियस को रेजोनेंस में आने के लिए लो फ्रीक्वेंसी की नीड होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो अपना बी इफेक्टिव है वो क्या है, कम हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर बी इफेक्टिव ज़्यादा है तो बी इफेक्टिव अगर ज़्यादा होगा तो जो स्पिन स्टेट्स हैं उनके बीच में डेल्टा ई का जो डिफरेंस होता है वो बढ़ जाएगा। मैंने मान लिया कि
ये दो स्टेट्स हैं, एक अल्फा स्पिन स्टेट है और एक बीटा स्पिन स्टेट। अपन प्रोटॉन की बात कर लेते हैं जिसमें दो स्पिन स्टेट होती है, एक अल्फा स्पिन स्टेट और एक बीटा स्पिन स्टेट। इसके लिए आई की वैल्यू होती है +½ और इसके लिए आई की वैल्यू होती है -½ तो अपन यूँ कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा तो हाई फ्रिक्वेंसी की नीड होगी। हाई फ्रिक्वेंसी की नीड क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे बी इफेक्टिव हाई है। बी इफेक्टिव अगर हाई होगा तो जो स्पिन स्टेट्स है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस को बढ़ा देगा, मतलब उनको स्प्लिट जो है करेगा, तो उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो क्या होगी? ज़्यादा। डेल्टा ई की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए अपन को यहाँ पे क्या चाहिए? हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए। लेकिन अगर बी इफेक्टिव कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है वो कम बी इफेक्टिव को क्या कर रहा है? सेंस कर रहा है। तो वो कम बी इफेक्टिव को सेंस करेगा तो इनके बीच में जो अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट है उनके बीच में स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी। स्प्लिटिंग कम होगी तो इनके बीच में डेल्टा ई भी क्या होगा? कम होगा। डेल्टा ई अगर कम होगा तो हमें किसकी नीड होगी? लोअर फ्रिक्वेंसी की। ये अल्फा स्टेट, ये बीटा स्टेट और यहाँ पे डेल्टा ई। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे डेल्टा ई कितना ज़्यादा है, यहाँ पर डेल्टा ई कितना कम है, तो इसलिए इसको यहाँ पे क्या है? लो फ्रीक्वेंसी की नीड होगी, क्योंकि डेल्टा ई यहाँ पे स्मॉलर है और यहाँ पे डेल्टा ई क्या है? लार्जर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है तो वो क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं। किससे शील्ड कर रहे हैं? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर शील्डिंग। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर शील्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी कम है। न्यूक्लियर यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस को क्या करेंगे? कम शील्ड करेंगे। तो वो कम शील्डिंग करना जो होता है ना, लेस शील्डिंग जो होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? डी शील्डिंग। तो इसीलिए अपन इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर डी शील्डिंग। इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियर डी शील्डिंग। अब अपन ये देख लेते हैं कि अगर डी शील्डिंग और डी शील्डिंग मिलेगी, जो एनएमआर स्केल होता है उसमें इनकी पोजीशन है वो क्या होगी। ठीक है, तो ये देखो, ये होता है एनएमआर स्केल। ये होता है एनएमआर स्केल। इसमें इधर की साइड होती है इंटेंसिटी, इधर की साइड होती है इंटेंसिटी, सिग्नल की इंटेंसिटी, कि सिग्नल कितना शार्प मिलेगा, सिग्नल ब्रॉड मिलेगा, कैसा सिग्नल मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या है? इंटेंसिटी। और यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इधर की साइड बढ़ती है, मतलब अपन राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या है? बढ़ती है। ठीक है, और ये क्या है? डेल्टा स्केल। ये क्या है? डेल्टा स्केल। तो ये जो डेल्टा स्केल होता है इसमें यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इस जो डेल्टा वैल्यू जो होती है वो 0 से 10 ppm तक लिखते हैं अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 तक लिख लिया। तो अपन यूँ कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो मैं अगर सिग्नल बना लेती हूँ यहाँ पे, तो इतनी तो आपको बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। तो यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे क्या है? हायर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। तो जो हायर फ्रीक्वेंसी जो है, अपन ने यहाँ पे अभी पढ़ा है कि यहाँ पे सिग्नल किस वजह से मिल रहा है? डी शील्डेड प्रोटॉन की वजह से। किसकी वजह से मिल रहा है यहाँ पे सिग्नल? डी शील्डेड प्रोटॉन की वजह से। और जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उस पर किस वजह से मिल रहा है? शील्डेड प्रोटॉन की वजह से। देखो एक बार अपन फिर से यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं आपको, जिससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा माइंड में कि देखो, एक न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी सी, एक न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी सारी। ठीक है, अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा। इसके पास में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इन जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके सराउंडिंग में, उनके द्वारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि बी लोकल यहाँ पे ज़्यादा है और बी नोट हमारा फिक्स है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। बी नोट क्या है? यहाँ पे फिक्स है। बी नोट यहाँ पे क्या है? फिक्स। तो बी लोकल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? ज़्यादा। लेकिन अगर यहाँ पे अपन बात करें तो बी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है? कम है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर कम है तो इनके द्वारा बी लोकल जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा? कम होगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हमें पता है कि बी इफेक्टिव बराबर क्या होता है? बी नोट माइनस बी लोकल। बी इफेक्टिव माइनस का बी लोकल। अब मान लो कि बी नोट तो फिक्स है ही अपना। अब जैसे ही बी लोकल बढ़ेगा, जैसे ही बी लोकल यहाँ पे बढ़ेगा तो बी लोकल के बढ़ने पे क्या होगा कि बी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम।
बी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। लेकिन यहाँ पे बी लोकल की वैल्यू कम है तो बी इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा। बी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। अब मान लो देखो बी नोट की वैल्यू कितनी है, 10 मान ली मैंने, और बी लोकल की वैल्यू इसके लिए मान लो है 4, तो 10 में से 4 गए तो कितने आएंगे, 6। बी इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसके केस में अगर अपन बात करें तो बी नोट की वैल्यू तो 10 फिक्स है, अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि बी लोकल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो मैंने ज़्यादा के केस में मान ली यहाँ पे ले ली 7 बी लोकल की वैल्यू, तो बी इफेक्टिव कितना आएगा, 3। तो अपन ने देख लिया ना कि जैसे ही बी लोकल की वैल्यू बढ़ती है बी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर अपन ने यहाँ पे देखा कि बी इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब क्या होगा बी इफेक्टिव के ज़्यादा होने का, कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करेगा या फिर एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करेगा तो यहाँ पे हमको किसकी नीड होगी, हायर फ्रीक्वेंसी की नीड होगी। क्यों नीड होगी हायर फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि अब यहाँ पे दो स्पिन स्टेट जो होती है उनके बीच में एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। एनर्जी गैप यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा ई क्या होगा, लार्जर। डेल्टा ई लार्जर होगा, इसलिए यहाँ पे किस टाइप की फ्रीक्वेंसी की नीड होगी, हमें हायर फ्रीक्वेंसी की नीड होगी। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो बी इफेक्टिव की वैल्यू कम है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू कम होती है। मतलब दो स्पिन स्टेट के बीच में जो डेल्टा ई होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर। तो यहाँ पे किसकी नीड होती है अपन को, लोअर फ्रीक्वेंसी की। लास्ट चीज अपन ने पढ़ी थी कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा तो वो न्यूक्लियस को क्या करेंगे, ज़्यादा शील्ड करेंगे, न्यूक्लियस को ज़्यादा शील्ड करेंगे। इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला, न्यूक्लियर शील्डिंग। इसको क्या बोला अपन ने, न्यूक्लियर शील्डिंग। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है तो ये क्या करेगा, इसको लेस शील्ड करेगा। ये जो न्यूक्लियस को क्या करेगा, कम शील्ड करेगा, लेस शील्ड करेगा। उस लेस शील्डिंग को ही अपन क्या बोलते हैं, डी शील्डिंग। डी शील्डिंग का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर शील्ड ही नहीं करेगा, ये नहीं है इसका मतलब। डी शील्डिंग का मतलब है कि उसको लेस शील्ड करेगा। ये बात हो गई अपनी शील्डिंग और डी शील्डिंग के बारे में। ओके गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन केमिकल शिफ्ट क्या होता है, नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने एनएमआर सिग्नल देगा। अगर अब आपको यहाँ तक इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।